नमस्कार। मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ, आज योग शिक्षक संघ के इस पेज से लाइव हूँ। इसके लिए मुझे प्रशांत शुक्ला जी ने इनवाइट किया है। सभी लोग इस संघ से, इस यूनिटी से जुड़ें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे समझ सकें और योग के प्रचार प्रसार में न सिर्फ प्रचार प्रसार बल्कि उसका जो वास्तविक मूल्य है उसको लेकर के आगे बढ़ सका जाए। इस पे आगे से ज़्यादा रिसर्च हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की वृद्धि हो सके और ये जो वैदिक सनातन पद्धति है जो इसमें और निखार आ सके। और आज का यूथ जब इससे जुड़ा हुआ है, जैसे प्रशांत शुक्ला जी और जितने भी लोगों को यंग हम देखते हैं, जानते हैं, वो सभी जब योग के प्लेटफॉर्म पे इतना जुझारू रूप से योग को सीखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो ये वाकई काबिले तारीफ़ है। इन सभी के हौसलों को बढ़ाना चाहिए और काफ़ी इंस्टीट्यूशंस इस संघ से जुड़ गए हैं और बहुत सारे लोग जो जुड़ना चाहते हैं और आगे जुड़ रहे हैं। और मैं भी चाहूँगी कि मैं हमेशा इन लोगों के साथ रहूँ, इन लोगों से जुड़ी रहूँ और आगे से आगे मेरा भी मनोबल बढ़ता है और इन सब का मनोबल बढ़ने में मैं अगर थोड़ा भी योगदान दे सकती हूँ तो मैं ज़रूर देती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है योगा इन क्रॉनिक इलनेस पेशेंट। योग का महत्व सभी जानते हैं, बट आज के सिनेरियो में जो योग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस को बनाए रखने वाली बात है वो ये है कि हम जिस जगह पर हैं वहाँ पर जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको मैनेजमेंट करके आगे बढ़ाना है और जो यूथ है उसको ऐसा बनाना है कि वो बीमार ही ना पड़े। तो दो कैटेगरी हो गई। जो यूथ है उसके लिए काफ़ी लोग आगे हैं, काफ़ी चीज़ों को लेके पैशनेट है, काफ़ी तरह की प्रतियोगिताएं हैं जिनके लिए वो समझ चुके हैं, जो यंग हैं, यूथ हैं, कि वो योग के प्लेटफॉर्म पे कैसे काम कर रहे हैं और कितना अच्छा हो रहा है। वो योग को समझ रहे हैं, भले ही वो आर्ट है, वो कला है, वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, बट कहीं ना कहीं वो योग कर रहे हैं। बात जहाँ पर आती है कि जो हमारा मिडिल एज है, जो गुजर चुका है, 40 के बाद जो कंडीशंस शुरू होती हैं, क्रॉनिक इलनेस उसमें कॉमन है। बिकॉज अभी तक चीज़ें मेडिसिन से मैनेजमेंट करते आए थे सभी लोग और मेडिसिन से सप्रेस करते आए थे। तो ऐसे केस में हमारी प्रति, आपकी प्रति जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्रॉनिक इलनेस मीन्स जब हम बहुत सारी एक्यूट डिजीज़ेस को काफ़ी टाइम तक कैरी करते हैं, उन्हें सप्रेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्रॉनिक डिजीज़ेस के शिकार हो जाते हैं। जब पेशेंट आपके पास आता है कि पेशेंट पार्किंसंस है या हर्निया है या इस तरीके का डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन, फोबिया, कि वो चल भी नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं उसको बहुत सारे एलिमेंट्स कंपाइल करके हैं, कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिपेशन है, इरिटेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, ऐसे में योग के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ एक व्यक्ति ही एक को प्रॉपर योग करा सकता है। आप फिटनेस पे तो काम करेंगे तब तो ठीक है कि ग्रुप में काम कर लें। मेरा 20 साल का अनुभव ये कहता है कि मैं अपने क्लिनिक में कभी भी योग के लिए भीड़ नहीं लगा पाई। उसका रीज़न ये है कि हर व्यक्ति का समझदारी अलग है, IQ लेवल अलग है, बीमारी अलग है और वो तभी आया है आपके पास जब वो मीडिया, पब्लिक या किसी भी ऑनलाइन सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं है। तो वो आपकी एनर्जी भी ग्रास्प कर रहा है कहीं ना कहीं। हम अगर किसी से विजुअल इफेक्ट देते हैं, अभी तो क्या है ना, आप सिर्फ हमारी बात सुन रहे हैं, उससे इम्प्रेस हैं, पर आप हील तब होंगे जब आप हमारी एनर्जी को भी ग्रास्प करेंगे। हर किसी का एक अपना एनर्जी होता है। उस एनर्जी बॉडी को जब आप रिसीव करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट बनते हैं और आप उसकी ना सिर्फ नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, आप उसकी एनर्जी बॉडी को भी रिसीव करते हैं। तो ऐसे केस में
योग इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए। एक व्यक्ति को, क्रॉनिक इलनेस पेशेंट को एटलीस्ट एक ही व्यक्ति एक समय में हैंडल करे और उसको बहुत बारीकी से उसका असेसमेंट किया जाए। एक हफ्ते, हर हफ्ते उसका असेसमेंट किया जाए, उसकी एक रिकॉर्डिंग रख करके भी एक प्रोग्रामिंग की जाए और इस तरीके से हम आहिस्ते आहिस्ते उसके डिज़ाइन करते हुए प्रोटोकॉल को उसको तय करें कि हम उसको कैसे ठीक कर रहे हैं। सबसे पहले जो बात आती है कि हम हमेशा फोकस करते हैं कि हमें आसन कराना है। हमें आसन तब कराना है जब आसन आप काफ़ी देर होल्ड करने लायक हो जाएं। अगर आसन में होल्ड नहीं करते 20 सेकेंड्स भी, तो मुझे नहीं लगता है कि ग्लैंड्स एक्टिवेट होती हैं और वो प्रॉपर सिक्रीशन करती हैं। तो ऐसे में आप सूक्ष्म तरीके से उन ग्रंथियों तक पहुंचने की कोशिश करें। जो बाह्य आपको प्रॉब्लम दिख रही हैं छोटी छोटी, उन पर पहले काम करें, लोकल ट्रीटमेंट पहले दें और छोटी छोटी चीज़ों को मिला करके एक वृहद फ़ायदा आपको नज़र आएगा। तो सबसे पहले पेशेंट को सूक्ष्म व्यायाम कराना शुरू करें और सबसे पहले यम नियम की परिभाषा उसे समझाएं कि उसका जो सुबह उठना है प्रकृति के साथ हो, प्राकृतिक हो और वैदिक डाइट फॉलो करता हुआ हो, तब वो धीरे धीरे आपकी बात को रिसीव करना शुरू करता है। जितना मैंने देखा है कि सबसे पहले आप पेशेंट को पूछ लीजिए कि वो कब उठता है, कब सोता है, कब खा रहा है। वो एक दिन बताएगा आज मैंने 9 बजे खाया, एक दिन कहेगा 12 बजे खाया, एक दिन खाएगा शाम को 4 बजे खाया। तो ऐसे में आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम योग के यम को फॉलो करें, नियम को फॉलो कराएं कि वो प्रकृति के साथ उठे, प्रकृति के साथ सोए, प्रकृति के साथ तालमेल करके अपनी जीविका दिन पूरा करे, जीवन का निर्वाहन करे। जब उसको ये रट जाए, जब उसको इसकी आदत पड़ जाए, तो आप उसके सिंपल बॉडी मूवमेंट कराएं। सिंपल बॉडी मूवमेंट मीन्स सबसे पहले कि उंगलियों को चलाना, पंजों को चलाना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराना। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे टाइम दें। मैंने देखा है पेशेंस की कमी है लोगों में। पेशेंट जो है वो तो पेशेंट ही है, तभी आपके पास आया है और वो यही कहेगा कि अरे हमें तो आपने बस यही कराया। पर आप एक एक एक्सरसाइज को 20-20 बार, 30-30 बार, 50-50 बार सिंपल बॉडी मूवमेंट्स को कराइए। दिन भर उसको कराने की आदत डालिए। फिंगर मूवमेंट्स, उंगलियों की, टोज के मूवमेंट्स कराइए, पंजों को मूव कराइए। फिर धीरे से जब उसकी आदत पड़ जाए तो उसको ब्रीदिंग के साथ जोड़ दीजिए। आप उसको ब्रीदिंग के साथ कराइए, इनहेल एक्सहेलेशन के साथ कराइए। मैक्सिमम पेशेंट इनहेल एक्सहेल ही नहीं करते पूरा, उसकी हैबिट डलवाइए। आप 45 मिनट में मतलब कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ क्योंकि मैं कराती हूँ कि आप सिर्फ यहाँ पे टोस से लेकर के सिर तक का एक्सरसाइज आप 45 मिनट लग जाएंगे, सूक्ष्म व्यायाम पूरा नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए बहुत तेज़ी के साथ नहीं, क्रॉनिक इलनेस पेशेंट में अब जैसे एक सिंपल सी बात है कि सर्वाइकल अगर किसी को डिजनरेशन है, तो अगर 40-45 में डिजनरेशन है, वैसे तो आपको पहले भी मिलेगा, पर अगर 40-45 में डिजनरेशन है तो सर्वाइकल वर्टिब्राज में डिजनरेशन अगर हो रहा है तो नेक का मूवमेंट नहीं कराना है। आप आर्म्स के मूवमेंट से उसको टोन कीजिए। आप कोई भी हैवी पोस्चर मत कराइए उसको। आप सिंपल आर्म्स की मस्कुलर मूवमेंट से नर्व्स को टोन कर सकते हैं और ये बहुत आसान है और सभी को आता है। बस थोड़ा सा ध्यान देने और अटेंशन देने की बात है कि हम बहुत अवेयर होकर के छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें कि हम क्या करा रहे हैं। स्टैटिक बिहेवियर इसे कहते हैं कि हमने सर्वाइकल रीजन को ट्रीटमेंट ये दिया कि वो अपनी नेक को सीधा रखे। ये सर्वाइकल का ट्रीटमेंट है और उसमें सर्वाइकल के ट्रीटमेंट में कि हम आपके पोस्चर को ठीक रखना सिखाया आपने। और काम किस पे किया? यौगिक मैनेजमेंट किस चीज़ का किया गया? आपके आर्म्स का, फिंगर मूवमेंट, रिस्ट मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एल्बो मूवमेंट विद ब्रीदिंग।
ये छोटे छोटे मूवमेंट हैं तो भी ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल एंड एल्बो के मूवमेंट्स हैं इनहेल एक्सेल, डीप स्लो, और उसके साथ आप उसको कराइए, आप देखेंगे उसको कितना फायदा मिलेगा। सबसे पहले ये छोटे छोटे टोज के मूवमेंट कराइए, छोटे छोटे टोज के, फिर पूरा, फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देन एल्बो, क्लॉकवाइज में भी ब्रीदिंग, अवेयर रखिए, उसको अलर्ट रखिए, जिससे उसको आदत पड़ सके, वो प्रेजेंट में रह करके आपके साथ योग करे। क्लॉकवाइज इनहेल एक्सेल, व्हाइल यू इनहेल एक्सेल। तो इस तरीके से देन शोल्डर मूवमेंट्स, देन आर्म्स की और छोटी छोटी बारीक हैं, जैसे सर्वाइकल का प्रॉब्लम मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, जिससे आप खुद ही अलर्ट होकर के उसको समझें कि आप कैसे कराएं। हर व्यक्ति का अपना तरीका है, हर व्यक्ति की अपनी परेशानियां हैं, हर व्यक्ति का अपना ग्रैस्पिंग पावर है। तो हाथों को स्प्रेड करें, पीछे की तरफ फोर्स करवाएं, ब्रीदिंग के साथ छोटे छोटे सर्कल्स बनवाएं, स्प्रेड करके छोटे छोटे सर्कल्स, अप डाउन एलिवेशन कराएं, वॉल पुशअप्स कराएं। तो इस तरीके से योग का मैनेजमेंट अपने तरीके से सूक्ष्म व्यायाम को डिज़ाइन करें विद ब्रीदिंग। योग का मीन्स है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें डूब कर करें, अपनी स्व के साथ करें, अपनी ब्रेथ के साथ करें और उससे जुड़े रहें, अपने आप से जुड़े रहें, अपने स्व से जुड़े रहें। यही अंतर है। और हम पेशेंट को ठीक कर ले जाएं, किसी भी क्रॉनिक इलनेस को ठीक कर ले जाएं। यौगिक मैनेजमेंट के साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम, उस जगह जहाँ पर परेशानी है उसको लेते हुए हम अपने बॉडी के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी ध्यान में रखते हुए कराएं। उसकी जितना उसका सरेंडर फ्रेम है, इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट करें कि वो आपकी बात सुने, आपका होमवर्क करे और उसे प्रॉपरली करें। इसी तरीके से लंबो स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत सारे केसेस आते हैं कि गलत एक्सरसाइज से हो गया, गलत एक्सरसाइज करा दी गई या नीचे बिठा दिया गया। ऑस्टियोआर्थराइटिस के यौगिक मैनेजमेंट में एक तो अभी सर्वाइकल लिया हमने, सर्वाइकल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम पोस्चर ठीक करा करके, और दूसरा आर्म्स की एक्सरसाइजेस करा के, बहुत सारे जॉइंट मूवमेंट नहीं, मसल और नर्व्स मूवमेंट, नर्व्स को टोन करें और मस्कुलर एक्सरसाइज कराएं। किसी नेक मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है और पेशेंट को रिलीफ आने लग जाएगा। इसी तरह लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के केस में पैरों के टोज को चलाइए, अप डाउन मूवमेंट बहुत सारे बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार पंजों को चलवाइए। देन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसका फ्लेक्शन मतलब एंगल चेंज करके करवाइए। 30 डिग्री और 90 डिग्री, इससे ज़्यादा जाने की ही ज़रूरत नहीं है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के केस में। और बाकी बोन को वैसी के वैसे रिलैक्स रहने दीजिए, आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग बढ़ करके ही उसको ठीक करने लग जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पोस्चरल रिलेटेड मत बनिए। जितना मैंने देखा है कि योग में सारे के सारे लोग जुटे हुए हैं कि कौन कौन से आसन इसमें फ़ायदेमंद हैं। अरे पेशेंट इस तरीके से आता है कि आप उसको चल ही नहीं पा रहा, फियर एनर्जी इतनी ज़्यादा है, साथ में लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, और आपने तो पढ़ा हुआ है कि नहीं इसमें हमें भुजंगासन कराना है, शलभासन कराना है, ऐसे करके और इसी से ठीक होगा। पर आपको उसी कंडीशन में फियर को भी ठीक करना है और आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस भी ठीक करनी है। कैसे करेंगे आप? पोस्चर तो नहीं लगा सकता पेशेंट, पेशेंट तो पलट ही नहीं पा रहा है। अभी रिसेंटली एक पेशेंट है हमारे पास, वो पलटता ही नहीं है, उसने कभी पेट के बल लेटा ही नहीं, इतनी ज़्यादा फियर है, ये सब ब्लॉक है। कैसे ठीक करेंगे आप लंबर स्पॉन्डिलाइटिस? पैरों के मस्कुलर मूवमेंट्स कराइए, लिम्स एक्सरसाइजेस कराइए। स्टैटिक लेटा रखा है, आपको लगेगा भी नहीं कि पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को सीधा लिटाया है,
पैरों को फोल्ड कराइए अंदर की तरफ और बटक्स को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कीजिए और रिलैक्स करवाइए। फिर ब्रीद इन के साथ अंदर की तरफ श्रिंक करवाइए, फिर रिलैक्स कराइए, फिर श्रिंक कराइए, फिर रिलैक्स कराइए। स्ट्रेचिंग फॉर्म में ताड़ासन कराइए, लाई डाउन करा करके हाथ ऊपर पैर नीचे की तरफ खिंचवाइए। नहीं खड़ा हो पाता पेशेंट, खड़ा ही नहीं होता, पेशेंट पलटता ही नहीं है, सारी थ्योरी फेल हो गई। जब तक आप पर्सनल अटेंशन लेकर के किसी पेशेंट को नहीं समझेंगे, बुकिश नॉलेज या मैं 4 एक्सरसाइज बता दूं इसकी, वो किसी भी पेशेंट पे, हर पेशेंट के लिए अलग अलग होती है, कभी काम नहीं करती। हमें पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, पेशेंट की उम्र को देखते हुए, पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए कीजिए। थैंक यू फॉर एप्रिशिएशन राजकुमार जी। एसकेएम योगा, थैंक यू। अवनीश जी, थैंक यू। तो अभी हम लोग थे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। पेल्विक गर्डल की एक्सरसाइजेस लेटे हुए कराइए, दूसरा देखने वाला पता ही नहीं लगा पाएगा कि ये पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी मसल हील होती हैं, और जब आप मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग देते हैं तो बोन हेल्थ को अच्छा करते हैं। बोन हेल्थ को इमीडिएट इंडिविजुअल अच्छा नहीं किया जा सकता, धीरे धीरे बोन हेल्थ अच्छी होती है। फिर बात आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी पेन की। नी में भी हम ये गलती करते हैं कि जो एक्सरसाइजेस लिखी हुई हैं वो कराने लग जाते हैं, और जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है हम और इजी और कंफर्टेबल होते जाते हैं पेशेंट के साथ। ऐसा ना करें। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप हर किसी को सोचें कि ये पीटी उषा बन जाएं, ऐसा नहीं है। हर किसी का बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एक अच्छी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराई जाएं जो कि लेग एलिवेशन से भी 100% अच्छी होती हैं, और 90 डिग्री पे लेग रेजिंग करके पीछे की तरफ एंकल्स को टोन करने से भी अच्छी होती हैं। कभी कभी नी पेन के साथ साथ पेशेंट को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस भी है, बैकएक भी सीवियर है, तो आप माउंटेन पोज करा ही नहीं सकते जो बहुत इफेक्टिव सा लगता है नी पेन में। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों को आप देखें। बस सही बात कह रहे हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, क्योंकि मैंने बारीकी से बहुत सारी योग की क्लास नहीं कराई है। मैंने, यकीन मानिए, मैं कहीं पे भी योग क्लास लेने या कराने नहीं जाती हूँ, पर मेरे पास, मेरे सेंटर में, प्राकृतिक और चिकित्सा योग सेंटर में, मैं हर किसी को यौगिक मैनेजमेंट कराती हूँ, उसकी अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। और उस यौगिक मैनेजमेंट में ब्रीदिंग पैटर्न के साथ वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज होती हैं जो उसको अच्छी लगती हैं, जो वो जिसमें कंफर्टेबल होता है। क्योंकि जो एक्सरसाइज हम 25 साल के व्यक्ति को करा रहे हैं वो हम 60 साल के व्यक्ति को नहीं करा पाएंगे, ये हमें हमेशा पता होता है। और ये हमेशा जज करना चाहिए कि ये यौगिक मैनेजमेंट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसीलिए मुझे ये है जो ऑफ़र है, ये प्रशांत जी ने जो ये काम करना शुरू किया है, जुड़े हुए हैं जिस संघ से, मुझे ये पसंद है क्योंकि यूथ आगे आए और माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ नई रिसर्चेस करे और नए तरीके से योग को डेवलप करे। न सिर्फ 4 लाइनें लिख देने से कि ये आसन, ये आसन, ये आसन, ये प्राणायाम फ़ायदा करता है, नहीं होगा। और आज की डेट में जो पेशेंट मिल रहा है वो हायर मेडिकल फील्ड का बंदे परेशान हैं, बीमार हैं, और उन्हें रिसीविंग मोड पे लाने में, षटकर्म कराने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। पेशेंट कंफर्ट जोन में ही नहीं आता तो आप कैसे कराएंगे। इच्छा भी तो कोई चीज़ है, ज़बरदस्ती नहीं, उसको खुद ही आना पड़ेगा। एक बार आपके कहने से कर लेगा, ठीक थोड़ी हो जाएगा एक बार में। उसको तो योग में आपकी अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी हो कि वो आजीवन आप स्वस्थ रह सकें, योग का यही मतलब है। और समय समय पर प्राकृतिक चिकित्सा की जाए। तो योग तो जीवन जीने की कला सिखाता है, हमेशा स्वस्थ रहने की कला सिखाता है। तो इस केस में अगर यूथ आगे आएगा और अच्छा पढ़ेगा, समझेगा,
पर ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए कि आसन से बात ही नहीं शुरू करेंगे, आसन से बात ही नहीं शुरू करेंगे, बात तो यम और नियम से शुरू करेंगे और सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम से जब छोटी छोटी चीज़ों की हीलिंग हो जाएगी तब हम बड़ी चीज़ पे हाथ रखेंगे। हम बड़ी चीज़ पे हाथ रख के छोटी चीज़ों को भी नज़रअंदाज करके सब कुछ योग में खराब कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंट को कंफर्टेबल हो गया, उसको घुटने के बल बिठा करके उष्ट्रासन करा दिया, या उसको ये करा दिया कि डिप्रेशन का पेशेंट है, अब वो शशांक आसन में ज़रूर बैठे, क्योंकि डिप्रेशन की साइकोलॉजी ये कहती है, क्योंकि उससे इड़ा पिंगड़ा रानी बैलेंस होती है, सुषुम्ना चलने लगती है। अब पेशेंट जो घुटने का बीमार है, जिसने कभी घुटना मोड़ा ही नहीं, उसको आपने शशांक आसन में बिठा दिया, क्या होगा उसका? नाम तो खराब योग का ही हो रहा है ना फाइनली। तो कुछ और तरीके भी ढूंढे जाएं, कुछ और वेरिएशंस भी किए जाएं, कुछ और भी समझा जाए ब्रीदिंग के साथ कैसे हम अपने आप को जोड़े रखें, और तब और सारी एक्सरसाइजेस करें। जो आप हाथ उठा लीजिए तो एक्सरसाइज, आप हाथ को ऊपर उठा लीजिए तो एक्सरसाइज, आप नीचे ले आइए तो एक्सरसाइज, एलिवेट कर लीजिए तो एक्सरसाइज। पहले पेशेंट को समझिए पेशेंट को ज़रूरत किस एक्सरसाइज की है। अगर बड़ी सी जगह पे कदम ताल करते हुए श्वास के साथ आगे 10 बार चक्कर लगा लिए, क्या वो यौगिक मैनेजमेंट में नहीं आता? क्या बड़े बड़े धनुरासन लगा लेने से और बहुत सारा बड़ी बड़ी आसन आता है? स्व में रहते हुए, अपनी पूर्ण जागरूकता में रहते हुए, अपने शरीर को समझते हुए, अपनी सक्षमता के अकॉर्डिंग जितना पीसफुल इन्वायरमेंट में योग कर सकें वो ही योग है। और योग ही, ऐसा ही योग हर किसी को समझना पड़ेगा और कराना पड़ेगा। और ये ही प्राणायाम में भी समझना है कि किसकी कैपेसिटी कितनी है। आप 10 बार करा सकते हैं इसको, 20 बार करा सकते हैं, 30 बार करा सकते हैं, 50 बार करा सकते हैं, 3 मिनट करा सकते हैं कि 5 मिनट करा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हर पेशेंट 5 मिनट तक आपका कपालभाति 15-15 मिनट। मैंने तो नहीं देखा अपने 20 साल के अनुभव में। तो इसलिए पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको एडवाइस करें और उसको कराएं। और मैंने देखा है कि मैंने कभी लाइफ में 2 मिनट से ज़्यादा कपालभाति नहीं कराई होगी किसी को। मैक्स रख लीजिए तो 3 मिनट, 15 मिनट का तो सवाल ही नहीं उठता। और 20 साल के कैरियर में कपालभाति और अनुलोम विलोम हार्डली 3 मिनट, नहीं तो मैं 50 बार ही कराती हूँ। फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज 20 बार, पर बहुत स्लो, अलर्ट, ऑटो सजेशन के साथ। और मुझे नहीं लगता मेरे पास आया हुआ कोई एंजाइटी का पेशेंट, डिप्रेशन का पेशेंट, इंसोम्निया का पेशेंट न ठीक होकर के गया हो, बशर्ते वो रुका हो और उसने मेरा होमवर्क किया हो। अब बात आती है डीप ब्रीदिंग की। अगर आप प्राणायाम कराने बैठे हैं तो अगर आप ऑटो सजेशन नहीं देंगे, सिंपल कहेंगे कि भाई अनुलोम विलोम करते रहें, इस नाक से लेंगे, इधर से निकालेंगे, इधर से लेंगे और इधर से निकालेंगे, सिंपल सबको पता है। पर जो पेशेंट आया है उसको अभी सांस लेने में ही नहीं समझ में आ रहा है, वो बार बार छोड़ दे रहा है। फिर उसके बाद अब उसका मन कहीं और है और कर ये रहा है। तो आप उसको अलर्टली बोलते जाएं कि आप अपनी दाहिनी नाक से पॉजिटिविटी को इनहेल कर रहे हैं और नेगेटिविटी को एक्सहेल कर रहे हैं। आप कॉन्फिडेंस को इनहेल कर रहे हैं, आप नेगेटिविटी को एक्सहेल कर रहे हैं। इस तरीके से ऑटो सजेशंस देना एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। इसलिए योग सिखाने वाले को खूब खा पी के बैठना चाहिए, सिखाने वाले को, और लाइवली होना चाहिए।
उदास बैठे हैं और करा रहे हैं, ऐसा नहीं। लाइवली मीन्स एटलीस्ट प्राणायाम के टाइम पे कि आपकी आवाज़ ऐसी हो कि पेशेंट के वाइब्रेशंस को ही बदल दे, पेशेंट के ऑरा को ही चेंज कर दे। तभी तो कहते हैं कि डिजिटल मीडिया या ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो इफ़ेक्ट नहीं दे सकती जब आप किसी को प्रेजेंटली सामने महसूस करते हैं। तो जब पेशेंट आपके सामने आपको रिसीव कर रहा है तो आपको हमेशा उसकी डबल एनर्जी के फ्रेम पे रहना पड़ेगा, और डबल एनर्जी के फ्रेम में एक ऑटो सजेशन ज़रूर देने पड़ेंगे। कितनी ही किताबों में लिखा है कि ऑटो सजेशन देना है, नहीं लिखा है। और योग जो लोग करा रहे हैं वो उसको कॉपी करके हाँ भाई अनुलोम विलोम करें तो भजन लगा देते हैं। भजन क्या करेगा या गाने क्या करेंगे, म्यूज़िक क्या करेगी? उसके लिए तो अलग मन होना चाहिए कि अब इस समय हम सिर्फ भजन सुनेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे। फिर भजन सुनेंगे तो अंतरात्मा से भजन ही सुनेंगे, वो भी योग है विद विजुअलाइजेशन, कि आप उसमें खो जाएं, रम जाएं, भजन को आत्मसात कर लें, इतना अच्छा सुने और उसमें एक्ट करें कि भजन खत्म हो जाए तो भी आपको सुनाई दे। पर प्राणायाम के टाइम पे कुछ भी सुनना या भजन कराना या ये बिल्कुल तर्क संगत नहीं है। हल्की सी माउंटेन म्यूज़िक या फ्रेग्रेंस किसी चीज़ की म्यूज़िकल कोई भी फ्लूट का, बारिश का या विंड का, तो इस तरह की म्यूज़िक ज़रूर आपके इन्वायरमेंट को फ्रेंडली करती है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। प्राणायाम के टाइम पे जब किस पेशेंट को, ऐसे पेशेंट आते हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है पर उनके घर वाले ऐसा सोचते हैं कि इनको सारे प्राणायाम आज ही करा दो, एक भी छूट ना जाए। आप उसको सिर्फ और सिर्फ ऑटो सजेशन देकर डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग कराइए, सूक्ष्म व्यायाम और डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पेशेंट ठीक होने लग जाएगा। इनहेल, सांस लें, पेट को फुला, मतलब इतना लें कि पेट पूरा फूले, डायफ्राम नीचे जाएगा, एब्डोमेन बाहर एक्सपेंड होगा। छोड़ेंगे पेट पूरा अंदर और ध्यान देंगे कि पेट पूरा अंदर चला गया है। फिर ध्यान देंगे सांस ले रहे हैं तो पेट बाहर आ रहा है और सांस छोड़ेंगे पेट अंदर जा रहा है। अब क्या करेंगे? पेशेंट तो फिर से ऐसे ही करता रहेगा और ध्यान कहीं और चला जाएगा। ये योग जो करा रहा है ये उसका काम है कि हर सेकंड, हर क्षण आप एकदम लाइवली पेशेंट के साथ आई कांटेक्ट बनाए रखें और उसको बोलें कि आप जो श्वास भर रहे हैं शक्ति से भरी है, स्वास्थ्य से भरी है और आपके शरीर को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रही है। और जो श्वास आप छोड़ रहे हैं, आप न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, आप अपनी सारी इमोशनल नेगेटिव एनर्जीज को बाहर निकाल रहे हैं। आपका गुस्सा, ईर्ष्या, जेलसी, जलन, लोभ, क्रोध, मोह, माया, सब कुछ आप, तो इस तरीके से आप हर एक श्वास के साथ ऑटो सजेशन देंगे। दिस इज एक्चुअली प्राणायाम, कि आपके एक एक कोशिका तक न सिर्फ आप ऑक्सीजन पहुंचाएं बल्कि अपनी एक थॉट को भी पहुंचाएं। तब आप सच में अपने आप को जोड़ पाते हैं, आप अच्छा यौगिक मैनेजमेंट कर पाते हैं। जब आप श्वास भर रहे हैं, ब्रीद इन, स्टमक बाहर आएगा और जब आप श्वास छोड़ेंगे पूरा स्टमक अंदर चला जाएगा। विद ऑटो सजेशन ऑक्सीजन लेने के साथ साथ मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी सारी इंद्रियां, मेरा पूरा नर्वस सिस्टम एक पॉजिटिविटी से भर रहा है, एक नैसर्गिक आनंद से भर रहा है। हेल्थ अच्छी हो रही है, मन खुश हो रहा है और एक एक कोशिका स्वस्थ हो रही है, ऊर्जा से भर रही है। और जब आप श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, मेरा तनाव